हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये अपना जो लेक्चर है वो होने वाला है, जो पीजीटी फिजिक्स अपना क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये अगला वीडियो है। ठीक है, आपको इसके थंबनेल से पता चल गया होगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, द्रव्य के तापीय गुण, ये चैप्टर था ना। हाँ ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द्रव्य के तापीय गुण करेंगे। ये जो वीडियो है मैं काफ़ी टाइम बाद पीजीटी फिजिक्स क्रैश कोर्स के अंदर अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, अब ट्राई करेंगे कि चीज़ें कंटिन्यू रहे। एक वीडियो आज अपलोड कर देते हैं और ट्राई रहेगी कि एक वीडियो अपने कल भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो अपनी 5-6 वीडियो पेंडिंग है वो अपने फटाफट कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसके अलावा ऐप वेबसाइट सब कुछ लॉन्च हो चुका है, टेस्ट सीरीज बहुत सारी लॉन्च कर दी हमने, है ना। और एक पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। अगर आप ये बैच देख रहे हो पीजीटी वाला, तो आप प्रैक्टिस बैच जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और करवा दिए जाते हैं। ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर ये है, वो असाइनमेंट मिलेगा, सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी और अपने पास सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको अपने स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आ जाओ। इसके अंदर अभी आप टाइम देखो तो ये हो रखे हैं रात के 9:10-17 हो रखे हैं ना, दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, 10-17 हो चुके हैं। तो लेक्चर रिकॉर्ड करते करते अपने को सोने का टाइम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है अपने पास, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हीट। ठीक, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, देखो ऊष्मा है अपने पास, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना, गर्मी जो है, हीट जो है वो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है। इसके एसआई मात्रा की बात करो, एसआई यूनिट की बात करो, ठीक है ना, मात्रा की बात करो तो अपने पास जूल होगा। एक इसका अन्य मात्रा क्या होता है, कैलोरी भी होता है, जिसे आप एक बार किलो कैलोरी के रूप में भी देखते हो कि जो कैलोरी है वो 1000 हो जाएगी तो उसको क्या बोल दोगे, 1 किलो कैलोरी बोल दोगे। रिलेशन की बात करें तो जो 1 कैलोरी है इसके अंदर 4.18 जूल होता है, या आप इसको कह दो 4.2 जूल भी होता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। ओके, ताप। जो आपके पास ताप जो है आपके पास, ये क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर से देखना है ना, बाहर से देखना कि कोई इंसेम्बल है, उस जो पूरा सिस्टम है उसको बाहर से देखोगे तो आपको टेम्परेचर टी दिखेगा, उसके अंदर चाहे चीज़ें कुछ भी हो रही हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नेट लेवल तक जाते हो तो आप इंसेम्बल के बारे में पढ़ते हो। बाकी ताप के बारे में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और अब देखो, अगर दो चीज़ों का ताप इस प्रकार से है कि इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, और T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो जो हीट होगी वो अपनी फ्लो होगी कहाँ से कहाँ, T1 से लेकर के T2 तक अपनी हीट फ्लो होगी। ठीक है, तो जो ताप होता है, जो एनर्जी होती है, उसमें होती है, उसके फ्लो होने के लिए किसका डिफरेंस जरूरी है, टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। जिस प्रकार अपने पास जो धारा है उसके बहने के लिए किसका डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए, है ना। धारा जो है, करंट जो है, उसको फ्लो होने के लिए वोल्टेज का क्या चाहिए, अपने को डिफरेंस चाहिए, तब यहाँ से यहाँ फ्लो होती है। जो आई है वो किससे रिलेट कर रहा है, हीट से रिलेट कर रहा है, उष्मा से रिलेट कर रहा है। और जो आपके पास आई नहीं, आई क्या होता है, dQ/dt, मतलब किसका फ्लो होता है, आवेश का। तो जो आवेश है ना वो आपका रिलेट कर रहा है किससे, उष्मा से। ठीक है, और यहाँ पे जो dQ/dt है ये रिलेट कर जाएगा किससे, इस यहाँ जो हीट है अगर वो dQ/dt हो तो ये वाला dQ/dt और ये वाला dQ/dt क्या कर जाएंगे, रिलेट कर जाएंगे। यहाँ क्या है, आवेश का प्रवाह है, यहाँ क्या है, उष्मा का प्रवाह है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, टेम्परेचर क्या बताता है, हीट फ्लो होगी नहीं होगी उसके बारे में बताता है। इसके बाद अपने पास आता है टेम्परेचर स्केल, तापमान को मापना, ताप मापन, जिसे आप कह दीजिए ताप मापन। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, मैं ये देख लेता हूँ, आई थिंक मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, कर दी थी स्टार्ट। देखो, ताप मापन क्या कहता है, ताप मापन के अंदर आ जाओ। ताप मापन कहता है ताप को आप मापोगे कैसे। ठीक है, इसके लिए अलग अलग स्केल जो है अपने पास डिफाइन किए गए, उनका थोड़ा सा कंपैरिजन देख लो, उनका फॉर्मूला बनेगा वो भी देख लो, और फॉर्मूला कैसे याद रहेगा वो भी देख लो। यहाँ आता है नेम ऑफ स्केल, कौन से स्केल के ऊपर आप ताप को मापने जा रहे हो। उसके बाद आता है सिंबल, कि इसको मेजर करने का आपके पास सिंबल क्या है। उसके बाद आता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट LFP, और दूसरा आता है हायर फिक्स्ड पॉइंट, हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट, है ना। अपर फिक्स्ड पॉइंट कह दो, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा मैं लिखूंगा तो। अब आता है नंबर ऑफ डिवीजन।
नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, इसके अंदर आप देखो जो अपने पास पहला है नेम ऑफ स्केल, स्केल जो है ये अपने पास रहेगा सेल्सियस। जी आप सेल्सियस भी आप इसे कहते हो, या आप इसे आप कहते हो सेंटीग्रेड। क्या कहते हो? सेंटीग्रेड कह दो या सेंटीग्रेड कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और दूसरा आता है अपने पास फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीसरा अपने पास आता है केल्विन। ओके, जो सिंबल है इसका क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका हो जाएगा डिग्री केल्विन। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट है वो वैल्यू जिसके ऊपर आपकी क्या हो जाएगी? बर्फ जम जाएगी, आइस आपकी बन जाएगी। तो इसमें कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें होता है अपने पास 273 डिग्री केल्विन। मतलब इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगी? आइस देखने को मिलेगी। ठीक है, इस पे क्या देखने को मिलेगी? वेपर देखने को मिलेगी, भाप देखने को मिलेगी। तो ये इसमें होता है अपने पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इसमें होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें अपने पास होता है 373 डिग्री केल्विन। डिवीजन का अर्थ क्या है? और दोनों का डिफरेंस, इनका आप डिफरेंस करो क्या है? तो यहाँ पे स्केल जो उसमें डिफरेंस 100 है, यहाँ जो डिफरेंस है उसमें है 180 का डिफरेंस, यहाँ जो दोनों है इसमें डिफरेंस है अपने पास 100 का। ठीक है, अब आता है अपने पास फॉर्मूला बनाना। तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो, स्केल माइनस का लोअर फिक्स्ड पॉइंट बटा अपने पास हायर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, ये सी का चलेगा। यहाँ पे सी मत लिखो, यहाँ पे है ना सी की जगह और कुछ लिख लो, क्या था कि कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप लिख लो, स्केल है ना तो एस लिख लो, है ना, कोई भी स्केल है, और ये इजिकल टू हो जाएगा कांस्टेंट। अब आप तीनों के फॉर्मूले बना सकते हो एक साथ, बनाओ। क्या हो जाएगा? सी माइनस का एल एफ पी, और यहाँ पे आ जाएगा एच एफ पी, और यहाँ पे फिर से एल एफ पी। तो यहाँ इसका क्या है? 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ कितना है? हाईएस्ट वाला 100 है। इसी तरीके से एफ पे चलो, तो एफ माइनस कितना आएगा? एफ माइनस कितना आ जाएगा? एल एफ पी। एल एफ पी कितना है अपने पास? एफ के लिए कितना है? 32 है। लोअर वाला कितना है? 32 है। हाइयर वाला कितना है? 2 है। इसी तरीके से अपने पास जो तीसरा है अपने पास केल्विन, इसका जो लोअर वाला है वो है 273, और हाईएस्ट वाला है 373, है ना, वो 373.15 होता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर आप कांस्टेंट ले लोगे के। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर केल्विन में इसको इतने पे मापते हैं, ठीक है, तो इसको फ़ारेनहाइट में कितने में मापेंगे? तो आप क्या करोगे? इसको और इसको बराबर रख दोगे और अपना क्वेश्चन है सोल्व कर दोगे। ठीक है, इसको मैं आपको आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड समझ रहे हो ना आप। अगर आपको दे दिया 15 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे लिखेंगे, तो आपको ये वाला और ये वाला दोनों बराबर रखने, यहाँ पे 15 डिग्री लिखना है, और सी का मान इसको सोल्व करके निकाल लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करेंगे आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, ठीक है, जिसे आप कहते हैं विस्तार। ओके, इसमें आप देखो विस्तार के अंदर क्या आता है अपने पास कि जो बॉन्डिंग होती है ना, बॉन्डिंग जो बंद की अपने बात करते हैं, बॉन्डिंग की बात करो तो वो सबसे लूज किसकी होती है? गैस की, उससे ज़्यादा द्रव की, और उससे ज़्यादा ठोस की। ठीक है, तो जब आप एक्सपेंशन करोगे ना, जब आप एक्सपेंशन करने बैठोगे तो सबसे कम बॉन्डिंग होती है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग जिसकी बॉन्डिंग है वो ज़्यादा फैल पाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कौन हो पाएगा? गैस हो जाएगी, और उससे कम द्रव, और सबसे कम हो जाएगा अपने पास एक्सपेंस कौन फैल जाएगा? ठोस। समझे आप मेरी बात कि बॉन्डिंग सबसे कम किस में है? गैस में है, और सबसे ज़्यादा एक्सपेंड भी कौन हो जाएगा? गैस हो जाएगा अपने पास। ओके, इसके बाद अपने पास आगे चलो, आ जाओ। इसके बाद अपने पास है सॉलिड जो है, ठीक है, सॉलिड की अगर बात करें तो ये आपको तीनों चीज़ों में मिलेगा, है ना, 1D में मिलेगा, और 2D में मिलेगा, और 3D में मिलेगा। ठीक, 3D में मिलेगा, 1D में मिलेगा, 2D में मिलेगा। 1D में मिलेगा तो ये किस में मिलेगा? लीनियर रूप में मिलेगा, एक रेखा के रूप में मिलेगा। 2D में मिलेगा तो ये एरिया रूप में मिलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल के रूप में मिलेगा। 3D में बात करो तो ये अपने पास क्या मिलेगा? वॉल्यूम के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि अपने पास तीनों तरीके क्या आएंगे? एक्सपेंशन आएंगे, है ना। जो गैस है वो 3D में रहेगी, द्रव है वो भी 3D में रहेगा, इनको आप 1D 2D में नहीं ले सकते। जबकि सॉलिड आपका वो तीनों तरीके में मिल जाएगा। लीनियर का बोलोगे जब उसकी एक डायमेंशन क्या है ज़्यादा है, और बाकी दूसरी क्या है बहुत छोटी है। इसके अंदर क्या होगी? 2 डायमेंशन होगी, ऑब्जर्वेबल
इसमें क्या होगी, तीनों की तीनों क्या होगी, ऑब्जर्वेबल होगी। ठीक है, ये अपने पास वॉल्यूम, अपने पास एक्सपेंशन आप कह सकते हो, उसके अंदर आप उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीन जो एक्सपेंशन आते हैं उसके अंदर पढ़ो, जो एक साथ ही बता देता हूँ आपको। ये होता है 1D वाला, ये होता है 2D वाला, और ये वाला होता है 3D वाला। ठीक है, इसे अपने कहते हैं रेखीय विस्तार, और इसे अपने कहते हैं क्षेत्रफल विस्तार, क्षेत्रफल विस्तार। ठीक है, और इसको अपने कहते हैं आयतन विस्तार, आयतन विस्तार। ताप लगाओ तो ये हो जाएगा आयतन तापीय विस्तार, ये हो जाएगा क्षेत्रफल तापीय विस्तार, और ये रेखीय तापीय विस्तार, इंग्लिश में लीनियर टेम्परेचर एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे देखो ऐसा होता है कि इनिशियली अपने पास जो लेंथ थी वो L0 थी, बाद में कितनी हो गई, टेम्परेचर डेल टी बढ़ाने पर कितनी हो गई, ये हो गई अपने पास L। इसी तरीके से यहाँ एरिया था A0, और डेल टी टेम्परेचर बढ़ाने से कितना हो गया, A हो गया, और यहाँ था अपने पास वॉल्यूम V0, और ये हो गया अपने पास V, जब आपने टेम्परेचर T बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो L आएगा फाइनली वो क्या होगा, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ जो A आएगा वो होगा A0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ जो अपने पास V आएगा वो होगा V0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ अल्फा नहीं आएगा, यहाँ बीटा आएगा, यहाँ अल्फा नहीं आएगा, यहाँ गामा आएगा। ठीक है, यहाँ जो अल्फा है वो है अपने पास रेखीय ताप गुणांक, रेखीय ताप विस्तार गुणांक, रेखीय ताप विस्तार गुणांक, प्रसार गुणांक कह दो, विस्तार गुणांक कह दो, है ना। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश में लिखना हो तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट, थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट। ओके, एक मिनट, किसी की कॉल आ रही है, एक सेकेंड। आ जाओ, ये क्या था, अपने पास रेखीय ताप गुणांक था, और यहाँ अपने पास जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ताप प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक ही होता है ना, विस्तार नहीं होता है, प्रसार होता है। ठीक है, प्रसार गुणांक। ओके, ये क्या हो जाएगा अपने पास, वो लीनियर था, ये क्या हो जाएगा एरियल थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ गामा क्या हो जाएगा, आयतन ताप प्रसार गुणांक, तापीय प्रसार गुणांक। ठीक है, इनसे आप थोड़े से और रिलेशन भी बना सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल एल हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल एल, इसको इधर लाओगे तो ये रहेगा L0 अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से ये आ जाएगा डेल एल बटा L0 बराबर अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए बटा A0 बराबर बीटा डेल्टा टी। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वी बटा V0 बराबर गामा डेल्टा टी। ठीक है, अब इन तीनों में अगर रिलेशन देखो तो वो क्या होगा, वो आएगा अपने पास, इनका रेशियो देखो, अल्फा का, बीटा का, गामा का। ठीक है, तो ये होता है 1:2:3। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका बीटा होता है ना वो होता है 2 अल्फा, और जो गामा होता है वो होता है 3 अल्फा। ठीक है, तो इनका रेशियो होगा अल्फा बीटा गामा का रेशियो, ये अपने पास आ जाएगा 1:2:3। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अपना जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है इस चैप्टर का वो लगभग पूरा हो गया। इसके बाद अपने पास पार्ट आता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये तो हो गया सॉलिड का एक्सपेंशन। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने किसके एक्सपेंशन की बात करते हैं, द्रव के एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ अपने पास आता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसे कहेंगे जल का एनोमलस एक्सपेंशन, मतलब थोड़ा अलग, विचलित या विचित्र
प्रसार कह सकते हो आप, ठीक है, विचित्र प्रसार कह लो, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, विचित्र प्रसार। ठीक है, जल का विचित्र नहीं, हाँ आ गया नाम याद, इसे कहते हैं जल का असामान्य विस्तार। ओके, इसे अपने कहेंगे जल का असामान्य विस्तार या व्यवहार। ठीक है, ऐसा कुछ इसको हिंदी में बोलते हैं अपने। आ जाओ, ये क्या बोलता है, देखो आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे ही आप नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः हमारे साथ क्या होता है, देखो कि जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करोगे, राइज करोगे, ठीक है ना, डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सिंपल सी बात, द्रव जो है वो गैस में जाएगा, है ना। ताप बढ़ाया वो तो आपका जो घनत्व है वो घटने लगता है, ऐसा होता है। पर जल के साथ क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां अगर आप क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे ना तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो ना, कि ताप बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा एक पॉइंट आता है, और इस पॉइंट के आसपास अगर आप ताप घटाओगे तो भी आपकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ रहे हो ना, ताप बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। इस चीज को क्या कहते हैं, जल का असामान्य व्यवहार कहते हैं, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब ये थोड़ा सा कैसे होता है वो देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे अपने पास ये अपने पास मान लो डेंसिटी है, इस साइड में अपने पास डेंसिटी है, और यहाँ अपने पास क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी का और ताप का ग्राफ है ना, वो कुछ इस तरीके से आता है। एक पॉइंट के ऊपर डेंसिटी और मैक्सिमम होती है, वो टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो अपने पास वाटर होता है, जो अपने पास जल होता है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, HEIGHTEST, है ना। इस पॉइंट के ऊपर आपकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी। अब जब अगर आप इस पॉइंट पे हो और अगर आप टेम्परेचर क्या हो रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इस पॉइंट पे जाकर के डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे हो और टेम्परेचर क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, ठीक है, तो भी आपकी डेंसिटी देखो जाकर के क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाएगी। इसके आपको काफ़ी प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं कि जैसे अपने पास बर्फ़ है, ठीक है, जैसे समुद्र के अंदर क्या होता है, जीव जंतु जो होते हैं ना, वो ऊपर वाली लेयर है ना, सारा सारा प्रभाव पहले किस पे आएगा, इस पे आएगा। आएगा ही नहीं आएगा, है ना, आएगा ना, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पे आएगा। ठीक है, तो देखो जब टेम्परेचर गिरेगा ना, जब टेम्परेचर गिरने लगेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जैसे ही ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचेगा, है ना, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। अधिकतम होगी ना, तो ये बर्फ क्या हो जाएगी, ऊपर वाली पहले जम जाएगी। समझ रहे हो, जम गई तो ऊपर से नीचे की तरफ जो टेम्परेचर का ट्रांसफर है वो हो नहीं पाएगा। ऊपर सर्दी है, नीचे इतनी सर्दी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो नीचे वाली जो समुद्री जीव जंतु वो क्या रह जाएंगी, जीवित रह जाएंगे। ये आएगा तो नहीं क्वेश्चन, पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपने पास आता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो अपने पास ऊष्मा होती है उसको ट्रांसफर भी तो करते हैं, तो वो कैसे होगी, देखो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, ऊष्मा प्रवाह प्रकार, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऊष्मा प्रवाह के प्रकार। अपने पास ऊष्मा के प्रवाह के प्रकार कौन से होते हैं वो देखो। यहां अपने पास पहला आता है चालन। ठीक है, ये जो अपने पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला अपने पास इसके अंदर आता है कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे इसको, कंडक्शन। दूसरा आता है अपने पास, कंडक्शन को आप कहते हो चालन। दूसरा अपने पास आता है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन, ठीक है, संवहन जिसे आप कहते हो, ये भी आपको बताएंगे। तीसरा जो आपके पास आता है वो आता है अपने पास रेडिएशन। रेडिएशन, ये आप कह दो विकिरणन, विकिरण। ठीक है, जो आपके पास चालन है ये आपके पास कहाँ होगा, ठोस के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, जो संवहन होता है इसके लिए आपको मीडियम की जरूरत होती है ना, माध्यम की जरूरत होती है इसके लिए आपको, जबकि इसके अंदर आपको नो मीडियम, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी मीडियम की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ ये किसके रूप में होगा, EMW के अंदर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा। जैसे कि आपके पास सूरज से लाइट आती है तो वो इसी के थ्रू होता है। ओके, कॉन्वेक्शन वाला जो है ना, इसमें धारा बह रही होगी। ओके, ये एक तरीके से मान लो बॉइलिंग वाटर जो है, आपने देखा होगा बॉइलिंग वाटर से ऊपर की तरफ धाराएं सी जाती है ना हीट की, तो बॉइलिंग वाटर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो हीटर होता है आपका, जो आप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी थोड़ा सा यही सिस्टम होता है। ओके, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। आ जाओ, थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेते हैं डिटेल में।
पहला है आपके पास कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन, ठीक है। दूसरा अपने पास नहीं, पहला आपके पास कंडक्शन, कंडक्शन पहला, कंडक्शन, ठीक है, चालन जिसे आप कहते हो। दूसरा है कॉन्वेक्शन जिसे आप कहते हो समन। तीसरा आपके पास रेडिएशन जिसे आप कहते हो विकिरण, ठीक है, विकिरण कह दो या विकिरण कह दो। आ जाओ इसके अंदर देखो, सबसे पहला इसके अंदर क्या है, ये इसमें हीट ट्रांसफर क्यों होगी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। रीजन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या करेगा, अपने पास यहाँ पे क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। समझ रहे हो ना आप, जैसे कि अपने पास आप गर्मियों में देखा होगा लोहे की रोड है, लोहे की रोड को हीट की तरफ करके बैठ जाओ, ठीक है, लोहे की रोड को आप हीट की तरफ करके बैठ गए तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि लोहे की रोड जो हीट पे थी ना वो क्या था, उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई हो गया। आपके हाथ के पास जो रोड है ना, जो सिरा है, उसका टेम्परेचर क्या है, लो है। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होगा, ऊष्मा का ट्रांजिशन होने लगेगा, ऊष्मा का ट्रांजिशन होने लगेगा। ओके, ऊष्मा उस स्थान से इस स्थान तक अपने पास चल करके आ जाएगी। ये किसका एग्जाम्पल है, कंडक्शन का उदाहरण है, ठीक है, जिसको आप कहते हो चालन, इसका उदाहरण है जीता जागता, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, धातु चाहिए, धातु की छड़ में हुआ है, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा, धातु की छड़, ए रोड ऑफ ए मेटल। उसके बाद कन्वेक्शन के अंदर क्या होगा, ये कैसे होगा, डेंसिटी डिफरेंस क्या होगा, इसमें इसका रीजन क्या है, डेंसिटी डिफरेंस, जो आपके पास घनत्व होगा उसका अंतर होगा, उसकी वजह से अपने पास कन्वेक्शन होगा, संवहन होगा। ओके, तीसरा अपने पास रेडिएशन या विकिरण जिसे आप कहते हो, ये कैसे होता है, नो मीडियम, इसके लिए आपको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इसका पहला पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको मीडियम की जरूरत है, ठीक है ना, मीडियम होगा, एक जन चीज़ ज़्यादा होगी, दूसरी चीज़ें कम होगी, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, इसे थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो देखो क्या कहती है आगे की चीज़ें, आगे की चीज़ें देखो, आ जाओ। दूसरा क्या कहता है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखना। मॉलिक्यूल यहाँ आप कह दो, यहाँ पे क्या होगा, कंपन गति, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ईएम रेडिएशन, ये इसको आप कह दो फोटोन, ठीक है। इसको आप लिख दोगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो ये होता क्या है यहाँ पे कि जो कंडक्शन होगा ना आपका, जो रोड है उसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, समझ रहे हो ना, प्रत्येक मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, हीट इधर से ली इधर दे दी, इधर से ली इधर से दे दी, ठीक है। जबकि कन्वेक्शन में क्या होगा, संवहन के अंदर एक मॉलिक्यूल जाएगा, हीट वहां से उठाएगा, इसको दे के आएगा, दे दी, अब वापस दूसरा मॉलिक्यूल जाएगा, फिर हीट दे के आएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन के अंदर सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे हीट ट्रांसफर कर रहा है। कन्वेक्शन में क्या कर रहा है, एक जगह से जाकर के दूसरी जगह हीट दे करके आ रहा है। रेडिएशन के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दोनों में से कोई काम नहीं होगा, सीधे सीधे आपने ईएम रेडिएशन जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप पढ़ते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो पढ़ते हो, उनके थ्रू अपनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी। ओके, चलें और आगे। इसके बाद ये किस में होता है, धातु की छड़ बता दिया, ये किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। ये जो अपने पास है ये किस में होगा, लिक्विड में होगा, ओके। और ये जो अपने पास है ये सब में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है काम। ये क्या है, उससे थोड़ा सा फास्ट है, उससे थोड़ा फास्ट है, स्लो प्रोसेस ही है पर उससे थोड़ा क्या है, फास्ट है। ये क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट है, ओके। और तो क्या है, पाथ की बात करो तो इसका पाथ क्या है, इरेगुलर है, इसका भी क्या है, इरेगुलर है ना, ट्रांसफर कहीं से कहीं हो सकता है। जबकि इसमें क्या है, जो आपके विकिरण होंगे ना वो हमेशा कैसे मूव करेंगे, वो अपने पास मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन, कैसे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके जो विकिरण होंगे वो मूव करेंगे, ओके। इसके बाद अपने पास आता है स्पेसिफिक हीट, अगला टॉपिक आपका स्पेसिफिक हीट। ये शायद मैं डिस्कस कर चुका हूँ किसी चैप्टर के अंदर, शायद थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया था ऐसा कुछ, है ना। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डी क्यू बराबर क्या होता है, एम सी वी
dt होता है। ठीक है, यहाँ से CV क्या हो जाएगा, dq बटा m dt आ जाएगा, है ना। तो देखो जो CV होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, निश्चित आयतन की विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित आयतन की विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो क्या है, कुल एनर्जी कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, कितना तापमान में चेंज करना है, dt तापमान में चेंज करना है, और द्रव्यमान का यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भाग लगा है। तो इससे आप परिभाषा क्या बनाते हो कि दिए गए द्रव्यमान में, किसी दिए गए सब्सटेंस के 1 ग्राम द्रव्यमान में, किसी दिए गए सब्सटेंस के 1 ग्राम सब्सटेंस में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है, आवश्यक जो हीट है अपने पास, जो एनर्जी है, वो ही क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या समझे आप, 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में चेंज करने के लिए जो ऊर्जा है या जो एनर्जी है, वो क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ अगर आप स्पेसिफिक नहीं लगाना चाहते, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dq बराबर s dt। यहाँ पे s क्या है, अपने पास हीट कैपेसिटी है। क्या है, हीट कैपेसिटी। तो आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या रहेगी, s बराबर क्या आ जाएगा, dq बटा t, डेल टी, है ना, कि पूरा का पूरा सब्सटेंस है ना, उसके तापमान में आपको क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करनी है। ठीक है, यहाँ क्या था, 1 ग्राम था, जबकि s के अंदर ऐसा नहीं है, हीट कैपेसिटी में ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करनी है। तो जो ऊर्जा होगी या जो हीट होगी या जो एनर्जी होगी, उसे आप क्या बोल रहे होगे, उसे आप बोल रहे होगे हीट कैपेसिटी। क्या बोल रहे हो, हीट कैपेसिटी। और यहाँ जो अपने पास था, इसे अपने बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, ठीक है, ये अपने पास हो गया। आ जाओ नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है। अब आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो कितनी आपको एनर्जी चाहिए वो किस किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, और तापमान में चेंज, मतलब कितना द्रव्यमान है आपके पास, उसका कितने ताप में आपको चेंज करना है। ठीक है, CV क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ये तीनों चीज़ें अपने पास है। ओके, अब बात करें, प्रत्येक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आती है CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 0.5 केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसी तरीके से अपने पास ये आ जाएगी CV वाटर की। वाटर के लिए आप देखोगे तो ये अपने पास, इनके मान आपको याद नहीं रखने। ठीक है, मेरे जो नोट्स बने हुए हैं उनके अंदर लिखे हुए हैं, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये आ जाएंगे 0.47 केल्विन, ठीक है, ग्राम इनवर्स, ये अपना सेंटीमीटर इनवर्स, वो जो क्या बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। इसके बाद अपने पास आता है कैलोरीमीट्री। अगला जो टॉपिक है वो है कैलोरीमीट्री। ठीक है, इसे कहते हैं कैलोरी मापी, उष्मामिति, सॉरी क्या बोलते हैं, उष्मामिति, या आप कह दो कैलोरीमिति। ठीक है, उष्मामिति कहते हैं इसको, कैलोरीमीट्री। ये क्या कहती है, देखो ये कहती है टेम्परेचर का मापन करना, कि आप किसी के अंदर टेम्परेचर का मापन कैसे करोगे, वो आपको क्या बताता है, कैलोरीमीट्री बताता है। और कैलोरी है क्या, कैलोरी है अपने पास एक तरीके की एनर्जी है ना, लिस्ट में बताया था ना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा, और ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ये क्या कहता है, ये कहता है, मान लो 2 सब्सटेंस आपने मिक्स कर दिए, है ना, A है और B में है, दोनों को मिक्स कर दिया आपने, समझ रहे हो, गर्म पानी ठंडा पानी दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये क्या कहता है, ये कहता है हीट लॉस्ट बाय N1 बॉडी, एक बॉडी जितनी हीट लॉस्ट की है ना, वही तो दूसरी को मिलेगी। तो ये क्या आ जाएगा, हीट गेन बाय अनोदर बॉडी। समझ रहे हो ना, मान लो 2 ही अपने पास सब्सटेंस थे, गर्म पानी और ठंडा पानी है, दोनों को मिक्स किया, तो एक ने जितनी हीट लूज कर दी, वेस्ट कर दी, मतलब निकाल दी अपने से, उतनी ही तो दूसरे को मिलेगी। ठीक है, और मान लो इसका जो तापमान है, जिसने लूज करी है ना, इसका तापमान पहले T1 था, और इसका जिसने गेन करी है उसका कितना था, T2 था। सिंपल बात है ना, कि T1 क्या था, T2 से ज़्यादा था, तभी तो ये गर्म थी। हीट लॉस्ट कौन करेगा, गर्म वाला करेगा, और हीट गेन कौन करेगा, ठंडे वाला करेगा। T1 क्या था, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब देखो तापमान में चेंज कितना आता है, मान लो अपने पास इसका
द्रव्यमान कितना था, m1 था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, C1 थी। और तापमान इसका मान लो इनिशियली कितना था, T1 था। इसका मास m2 था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपने पास C2 थी और तापमान कितना था, T2 था। ओके, तो अपने पास चेंज कितना आ जाएगा देखो यहाँ, और मान लो कंबाइन करने के बाद इनका टेम्परेचर कितना हो गया, T हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। मास था m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी C1 और टेम्परेचर था T1। ठीक है, मास ये रहा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर। ठीक है, कंबाइन करके जो टेम्परेचर बना है वो कितना बन गया, T टेम्परेचर बन गया। ठीक है, तो देखो हीट लॉस कितनी हुई, mCV ओके dt। बाद में कितना हो गया, ये ज्यादा है, सिंपल सी बात है ना, यही ज्यादा होगा हमेशा, तो T1 माइनस का T। ठीक है, इधर ये m1 था, ये हो गया m2। ओके, m2 C2 T फाइनल कौन ज्यादा होगा, बीच वाले ज्यादा होगा। ठीक है, T माइनस का T2 क्योंकि ये तो कम था। तो m1 C1 अपने पास T1 माइनस का T बराबर m2 C2 T माइनस का T2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही अपने पास क्या है, यही अपने पास क्या है, यही अपने पास है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति का सिद्धांत। ये आपको बहुत काम आएगा। अभी तो आगे जाके आप जब मैं इसको न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब आप देखोगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। ओके, अब ये तो आप समझ ही गए। यहाँ पे C1 क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन से टेम्परेचर पे, T1 पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 कौन से टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे। ठीक है, ये अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी। ओके, इसके बाद हीट कैपेसिटी की मैं बात कर चुका हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी, C थी। हीट कैपेसिटी क्या थी, S थी, है ना। ऊष्मा ये हो गई विशिष्ट ऊष्माधारिता और वो हो गई ऊष्माधारिता। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था का परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन देखो क्या कहता है अपने पास। अवस्था परिवर्तन अपने को बात ये कहता है कि अपने पास ठोस है। ठीक है, ठोस से किस में बदल सकते हो आप, द्रव में बदल सकते हो। इंग्लिश में लिखता हूँ, सॉलिड से किस में बदल सकते हो, लिक्विड में बदल सकते हो। ठीक है ना, ये आप समझ ही रहे हो, इंग्लिश बोल देता हूँ समझ जाओगे ना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हो। इसे क्या आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग, मेल्टिंग, गलन। सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाता है, चेंज होना, गलन कहलाता है। और इसके अलावा जो लिक्विड से गैस बनती है वो गैस बोल दो या वेपर बोल दो, इसे क्या कहते हो, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण कहते हो ना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है उसको क्या बोलते हो, सब्लिमेशन। क्या बोलते हो, सब्लिमेशन, उद्योपातन। क्या बोलते हो, सब्लिमेशन, उद्योपातन उसको आप बोलते हो। और इसके अलावा द्रव से ठोस बनता है उसको क्या बोलते हो, लिक्विड से जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हो आप कंडेंसेशन, ऐसा ही कुछ बोलते हो ना, फ्यूजन बोलते हो, है ना, फ्यूजन, जमना बोल सकते हो। और इसके अलावा गैस से लिक्विड में बदलते हो उसको आप वैसे तो लिक्विफाइडेशन ऐसा कुछ बोलते हो ना, लिक्विफिकेशन ऐसा कुछ बोलते हो। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऐसा कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, द्रवीकरण बोल दो। ठीक है, संघनन बोल दो, ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास चेंज ऑफ स्टेट के अंदर, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्या कहता है, देखो गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि देखो दो तरीके से आप किसी चीज को ऊष्मा देते हो। ये मैं थोड़ा सा आपको रफ में समझा दूं, आ जाओ। अपने पास मान लो अब बर्फ है, ठीक है, बर्फ है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या रहती है, बर्फ ही रहती है। ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, -4 से कहाँ तक आ गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गए, और ये थी क्या, बर्फ की बर्फ थी, आइस की आइस थी। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे, यहाँ पे आने के बाद ये इसी टेम्परेचर पे पहले किस में चेंज होगी, यहाँ पे किस में है, बर्फ पे है। अब ये पहले किस में चेंज होगी, पानी में चेंज होगी। यहाँ क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब इसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओगे और आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ले गए तो ये आ गया पानी। आप समझे, मतलब पहले क्या होगा, उसी स्टेट के अंदर, उसी स्टेट में रहेगा और टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो।
उसके बाद स्टेट क्या होगी, चेंज रहेगी, और टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टेट वही रहेगी, बस टेम्परेचर क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज हो जाएगा। एनर्जी आपको इसमें भी चाहिए, एनर्जी आपको इसमें भी चाहिए, एनर्जी आपको इसमें भी चाहिए, समझ रहे हो। इसके अंदर जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए mCv/dt के रूप में, ठीक है। इससे इसमें जाओगे तो mCv/dt के रूप में, क्यों, तापमान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तापमान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट यहाँ क्या नहीं हो रहा, तापमान चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ जो ऊष्मा आपको चाहिए तो वो होती है dq = ml, जहाँ पे L जो है वो क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा। अगर ये गलेगा, गलेगा मतलब ठोस से द्रव में जा रहा है तो गलन की गुप्त ऊष्मा, अगर द्रव से गैस में जा रहा है तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इससे और आगे चलें, आप इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। अब 4 डिग्री से ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका mCv/dt काम करेगा। अब पानी से आगे क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, पर वो एक बार इसी टेम्परेचर पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तो तापमान में चेंज ही नहीं है, तो dt क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे ऊष्मा चाहिए ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तापमान सेम है तो dt क्या हो गया, 0। तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर ये फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ भी डेल क्यू क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। पर यहाँ क्या है, वाष्पन वाली लगेगी, और यहाँ वाली क्या है, द्रव्य वाली लगेगी, ठीक है। यहाँ पे L क्या कहलाता है, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। तो आपके पास जो डेल क्यू है, जब आपके पास क्या रहे, तापमान क्या रहे, समान रहे, टेम्परेचर क्या रहे, समान हो जाए, और जो स्टेट क्या हो जाए अपने पास, चेंज हो जाए, स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए अपने को ऊष्मा देनी पड़ती है, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो ये आता है डेल क्यू बराबर आता है ml, ठीक है। यहाँ पे L क्या कहलाता है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ओके। ये अपने पास गुप्त ऊष्मा कहलाता है। यहाँ L निकालना चाहो तो ये आ जाएगा डेल क्यू बटा अपने पास m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों चीज आ गई। अब गुप्त ऊष्मा क्या बोलते हैं, सॉलिड की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी। फ्यूजन का अर्थ क्या होता है, द्रव से ठोस। तो ठोस से द्रव अवस्था में जब आप जाओगे तब जो लेटेंट हीट आएगी तो वो क्या हो जाएगी, L फ्यूजन हो जाएगी। L फ्यूजन क्या होगी, ये रही लिखी हुई ना, ठोस से द्रव वाली। ठोस से द्रव में जब जाओगे स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो आपके पास जो गुप्त ऊष्मा होगी वो L फ्यूजन कहलाएगी। और दूसरा क्या आ जाएगा, ये अपने काम का नहीं है, पढ़ा है तो चलो, है ना, आपके काम आ जाएगा। ये अपने पास आ गया L। अपने पास दूसरी कौन सी हो जाएगी, वेपोराइजेशन, है ना, वेपोराइजेशन। ये कौन सी आएगी, ये आएगी आपके पास, आप किससे किस में जा रहे हो, लिक्विड से अपने पास गैस में जा रहे हो, ठीक है। तो अपने पास जो लेटेंट हीट आएगी वो क्या आएगी, L वेपोराइजेशन आ जाएगी, ओके। अब फेज चेंज वाला ग्राफ ग्रूफ इतना कोई है नहीं, ये मैंने आपको समझा ही दिया, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आगे जाके काम आएगा ये। अभी आपको लग रहा होगा ऐसा ही, पर आपको काम आएगा, ठीक है। तो जो आपकी लेटेंट हीट होती है किसकी, फ्यूजन की, ठीक है, एक होती है वेपोराइजेशन की। अब आपको खुद पता है वेपर बनाने में ज़्यादा जोर आएगा या बर्फ बनाने में ज़्यादा जोर आएगा, सिंपल सी बात है, वेपर बनाने में ज़्यादा जोर आएगा। तो जो L वेपर होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और जबकि यह होती है अपने पास 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। जो L फ्यूजन होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और जो L वेपर होती है वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपने पास वो आता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। क्या आता है, ऊष्मा चालकता, ठीक है। ऊष्मा चालकता क्या बोलती है, देखो ऊष्मा चालकता ये कहती है कि मान लो आपके पास कोई रोड है, ओके, जिसके दोनों सिरों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, इस पे T1 है, इस पे T2 है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, डेल T है। इसका जो एरिया है वो A है, ओके। और इसका जो अपने पास दोनों सिरे हैं इनके बीच की लंबाई क्या है, L है, ठीक है। वैसे तो ये कुछ भी हो सकती है, मान लो एक बार क्या है dx है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है dt है, एरिया क्या है A है। तो डेल टी टाइम में, पर डेल टी टाइम के अंदर ट्रांसफर होने वाली जो हीट है आपके पास डेल क्यू है, ये समानुपाती होगी किसके, जितना ज़्यादा एरिया होगा उसके, और जो तापमान में लेंथ के साथ परिवर्तन आ रहा है उसके, समझ गए। तो डेल क्यू बटा डेल टी है, तापमान में समय की सापेक्ष जो ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा होगा वो समानुपाती होगा किसके,
एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के, और इसके अलावा तापमान ग्रेडियंट के, ठीक है, कि तापमान में कितना चेंज हो रहा है दूरी के साथ साथ, ठीक है। जब इसको आप घटाओगे तो ये आ जाएगा डी क्यू बटा डी टी बराबर माइनस का के ए डी टी बटा डी एक्स कह दो या डी एल कह दो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन इसलिए आया है ताकि ये जो डी टी है ना ये पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। अब T1 से T2 की तरफ ऊष्मा प्रवाहित होगी तो ये क्या आना चाहिए, T1 माइनस T2 आना चाहिए, पर ये dt आता है। dt ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये आएगा T2 माइनस T1, T1 बढ़ा है तो नेगेटिव है, तो ये आगे नेगेटिव लगा देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बस इतनी चीज बताता है और कुछ नहीं है। यहाँ फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, डी क्यू बटा डी टी बराबर माइनस का के ए और डी टी बटा डी एक्स याद रखो या डी एल याद रखो, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। यहाँ डी क्यू क्या है, ट्रांसफर होने वाली हीट, और डी टी क्या है, समय, कितने समय में होगी, के क्या है, के यहाँ क्या कहलाता है, ऊष्मा चालकता, ऊष्मीय चालकता कह दो या ऊष्मा चालकता कह दो, ठीक है, जिसे आप कहते हो इंग्लिश के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। डेल टी क्या है, तापमान में अंतर, डेल एक्स क्या है, लंबाई के अंदर परिवर्तन, ओके। और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो क्या, कि इसके अंदर एक रिलेशन निकलता है, ये क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो सिग्मा के बटा सिग्मा है ना, इनका जब भी आप ग्राफ बनाओगे, के बटा सिग्मा का ग्राफ बनाते हो टी के साथ, तो आपको दिखेगा कि तापमान बढ़ने के साथ साथ जो के बटा सिग्मा है, यहाँ पे के तो क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी तापीय चालकता, और सिग्मा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रिकल कल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया अपने पास ऊष्मीय चालकता और ये हो गया अपने पास विद्युतीय चालकता, ठीक है। दोनों का जो रेशियो वो तापमान के समानुपाती होता है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा के अपॉन सिग्मा टी, ठीक है, बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, समानुपाती निशान हटाओगे ये कुछ आता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं विंडेमान फ्रेंज लॉ, विंडेमान फ्रेंज लॉ। विंडेमान फ्रेंज लॉ क्या होता है, किसी भी तापमान के ऊपर के बटा सिग्मा जो है वो समानुपाती होता है किसके, टी के, इसे बोलते हैं विंडेमान फ्रेंज लॉ, ओके। और अब अपने पास आते हैं एक इसका स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस क्या है अपने पास, स्पेशल केस ये है, क्या है स्पेशल केस, देखो ये अपने पास दो रोड थी, एक ये वाली रोड हो गई, ठीक है, और एक अपने पास ये वाली रोड हो गई, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। इसके इस सिरे का एरिया सबका सेम है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। इसका तापमान अपने पास कह दो आप कितना था, इस सिरे का तापमान T1 था और इस सिरे का तापमान कितना था, T2 था, और एंड के अंदर इस सिरे का तापमान कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, सबका ही T हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। इस सिरे का तापमान बीच वाले का पहले होगा तो T हो जाएगा, ओके। तो ये इसको कितनी हीट ट्रांसफर करेगा, उतनी ही इसको आगे करनी पड़ेगी, है या नहीं, ये इसको जितनी ट्रांसफर करेगा उतनी उसको आगे करनी पड़ेगी पर सेकंड के अंदर। आवेश वाला सिस्टम है, धारा में क्या था कि जब एक लाइन में जुड़े होते हैं तो इसके अंदर आई और इसमें आई क्या होती है, सेम होती है। रीजन क्या है, डी क्यू बटा डी टी क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों पार्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, डी क्यू वन, मान लो इसने इसको हीट ट्रांसफर कितनी की, डेल क्यू वन की, इसने आगे कितनी ट्रांसफर कर दी, डेल क्यू टू, तो डेल क्यू वन बटा डेल टी बराबर आ जाएगा डेल क्यू टू बटा डेल टी अपने पास। अब डेल क्यू वन को क्या लिखोगे, माइनस का K1, हो सकता है अलग मटेरियल हो तो ये क्या आएगी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी, उसमें चालकता K1, इसकी कितनी है K2, ठीक है। तो ये रहेगा अपने पास K1 A T माइनस का T1, बाद वाला माइनस पहले वाला, बटा अपने पास क्या है, क्या है, क्या है, दूरी में चेंज, ये कितनी है L1 है मान लो, और ये कितनी है L2 है, तो ये आ गया L1 और क्या माइनस का K2 A T माइनस T2 माइनस का T बटा L2, ठीक। ये आ गया, इसको आप थोड़ा सोल्व करो, इसको आप सोल्व करोगे, मैं इसको सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप खुद से कर लेना। तो आपके पास जो T आएगा ना, मतलब कॉमन का जो कॉम्बिनेशन का जो तापमान आएगा वो कितना आएगा, K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 बटा K1 L2 प्लस K2 L1, ठीक है। इसको एक फॉर्मूला और भी आप लिख सकते हो, L1 L2 का भाग दे दो सब में, तो ऊपर क्या आएगा, K1 T1 बटा L1 प्लस K2 T2 बटा L2 बटा K1 बटा L1 और
K2/L2, जो आपको दोनों में से अच्छा लगे आप याद रख सकते हैं। बस इसका फायदा इतना ही है आपके पास कि क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, ये जब भी बीच वाले का टाम्बा निकालना हो, दो रोड कनेक्ट की गई है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह दे रखा हो, तो आप इसको यूज़ करके ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, चाहे ये याद रख लो चाहे ये याद कर लो, है ना। अगला लेक्चर मैं कराऊंगा आपको असाइनमेंट, उसके अंदर क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं ये फॉर्मूले यूज़ लूंगा। ओके, इसके बाद अपने पास एक आता है थर्मल रजिस्टेंस। इतनी काम की चीज़ नहीं है थर्मल रजिस्टेंस, पर फिर भी आप देख लो। ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मीय प्रतिरोध, जैसे अपने पास धारा प्रवाहित हो रही थी, है ना, आवेश प्रवाहित हो रहा था, धारा प्रवाहित नहीं होती, आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित हो रही थी, तो वहाँ रजिस्टेंस क्या था, आर था। तो यहाँ भी क्या आएगा, थर्मल रजिस्टेंस आएगा, जिसको आप कहोगे आर टी। ठीक, आ जाओ देखते हैं, कंपेयर करो। वहाँ पे डिफरेंस किस में था, वोल्टेज में था, यहाँ डिफरेंस क्या होगा, ताप में होगा। वहाँ आवेश फ्लो क्या होता था, आवेश, यहाँ फ्लो क्या होगी, हीट। और वहाँ क्या थी, धारा थी, dQ/dt। देखो यहाँ पे अब प्रवाहित क्या होगा, आवेश, तो यहाँ dQ/dt, यहाँ क्या था, dQ/dt। ये आवेश है, ये क्या है, ऊष्मा है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास जो R था वो क्या था, V/I था या नहीं। तो यहाँ का जो RT आएगा वो अपने पास क्या होगा, V क्या है इनका, डेल T तो है, ठीक है, और जो I है वो क्या है, डेल Q/डेल T है या नहीं है। अब देखो डेल Q/डेल T है, इसका मान कितना होता है, यहाँ पे होता है K A डेल T/डेल X, है या नहीं, या कह दो L, तो डेल T से डेल T गया, ये कितना आ गया, L/KA। तो जो L/KA है ना, इसको क्या बोलते हैं, इनका थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। RT यहाँ पे क्या हो गया, ऊष्मीय प्रतिरोध, या आप इसको बोल दो क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आप पूरा लिख लेना, मैं लिखूंगा तो ऐसे ही टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। L/KA अपने पास RT आ गया। अब देखो, अब अपने सीधे संयोजन में चलो। अब अपने पास यहाँ दो तरीके के संयोजन कर देंगे। ये अपने पास रोड इस तरीके से कनेक्ट हो रही होगी ना, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, रोड का, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये कौन सा हो गया, पैरेलल। सीरीज को कहते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल को कहते हैं समांतर क्रम, ये आप लिख लेंगे। और इसमें किस तरीके से कनेक्ट करोगे, आप इस तरीके से कनेक्ट करोगे ना। सबकी लेंथ क्या रहेगी, इसके अंदर सबकी लेंथ क्या है, L है, इसमें सबका एरिया क्या है, A है। तो यहाँ आप रेजिस्टेंस कैसे ऐड करते थे, R = R1 + R2 + R3, इस तरीके से ही यहाँ ऐड होंगी Rn। और यहाँ कैसे ऐड करते थे, 1 = Rn = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। इस तरीके से आप इनको एडअप करेंगे। ओके, आ जाओ तो लिखो, R क्या बनेगा इसका, L/K। इसकी लंबाई L1 थी, इसकी L2 थी, इसकी L3 थी, डैश 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 n तक आ गया, तो क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, L1 + L2 + L3, जो कॉमन बन रही है उसकी ln/K। थर्मल कंडक्टिविटी क्या बनेगी, A, और सबका कॉमन एरिया कितना है, A है, बराबर। पहले के लिए क्या आएगा, L1/K1A, दूसरे के लिए L2/K2A प्लस डैश 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 प्लस ln/KNA। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, L नीचे K ऊपर, ठीक है। जो एरिया इसका A1 होगा, इसका A2 होगा, जुड़ेगा ही सबका, तो ऊपर क्या आएगा, K तो है ही कॉमन, मिला के जो थर्मल कंडक्टिविटी बनेगी वो लिखेंगे। और A है, एरिया क्या हो जाएगा, A1 + A2 + डैश 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 AN तक आ जाओ आप। तो ये तो आ गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, L है, L तो सबका सेम ही है, और यहाँ भी लिखो तो ये क्या आएगा, K1 A1/L, यहाँ K2 A2/L। ओके, यहाँ पे आ जाएगा KN AN/L, है ना। L से L सबके अंदर कट गया ना सबके अंदर L। तो और इसके अंदर देखो, उसमें क्या था, अगर आप पैरेलल में ऐड करते थे, याद करो, वायर वाले केस के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस वाले केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या था, डेल V सेम था, तापमान का डिफरेंस, वोल्टेज का डिफरेंस था वो सेम था। यहाँ क्या सेम रहेगा, डेल्टा T सेम रहेगा, तापमान का डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। वहाँ क्या था, इसमें धारा सेम बह रही थी, तो यहाँ क्या होगा, ऊष्मा का पर सेकंड जो प्रवाह होगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और बाकी दो डेल T है, इसमें डिफरेंस हो जाएगा, डेल Q/डेल T, इसमें भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपके पास। तो अपने कहाँ तक पहुँचे थे, अपने इस कंडीशन तक पहुँच गए थे, है ना। यहाँ से A से A कट जाएगा सबके अंदर, इधर किधर क्या कट गया, L कट गया।
अब स्पेशल केस लगा लो, सारे के सारे क्या हो, बराबर हो, L1 बराबर L2 बराबर क्या हो, L3 हो, तो क्या केस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से तो आपके पास K निकाल दो सीधा, क्या बन गया K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डैश 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 KN AN बटा A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 अपने पास आ गया AN। ओके, और यहाँ पर अगर केस बनाओ ये वाला, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 ही हो, मान लो N हो ये, ठीक है, N है और सारे के सारे क्या है, बराबर है किसके, L के, तो ये क्या हो जाएगा N गुणा L बटा K बराबर L बटा K1, है या नहीं, L आ जाएगा, L सब में कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2 प्लस डैश 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 1 बटा KN, तो ये आ गया आपके पास, L से L कट जाएगा, 1 बटा K बराबर आ गया 1 बटा N 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाई KN आपके पास आ गया। ठीक है, ये अपने पास पूरा का पूरा थर्मल कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। और इसके अंदर कुछ ज़्यादा इस चैप्टर में बचा नहीं है। अब स्टीफन्स लॉ बचा है, ठीक है, स्टीफन्स लॉ बचा है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं 2-3, उनके बारे में देखता हूँ, इंपॉर्टेंट लगेगा तो बता दूंगा। इंपॉर्टेंट के अंदर अपने पास एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, पहले वो देख लो आप, ठीक है, उसके बाद करवा देंगे जो बच गई वो। आ जाओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये है अपने पास न्यूटन का शीतलन प्रभाव, न्यूटन का शीतलन प्रभाव, ठीक है, न्यूटन का शीतलन प्रभाव। आ जाओ, न्यूटन का शीतलन प्रभाव क्या कहता है। न्यूटन का शीतलन प्रभाव ये कहता है कोई चीज ठंडी कैसे होगी, मान लो कमरे में चाय पड़ी है ना, तो उसके तापमान में चेंज कितना आएगा, उसके तापमान के अंदर, एक मिनट रुको, ये हीट था या तापमान था, एक मिनट देखने दो मेरे को, 1 सेकंड रुकना है ना, 1 सेकंड बस। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, देखो कि किसी टी टाइम के ऊपर अपने पास जो टेम्परेचर है वो कितना है, dt है ना, कि किसी टाइम के ऊपर आपके पास जो टेम्परेचर है वो dt है, ठीक है ना, टी टेम्परेचर आपके पास है, तो dt बेटा टी जो आएगा, तापमान में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा दोनों के तापमान में चेंज के बराबर। समझ रहे हो आप, बात सुनो मेरी बात, किसी पॉइंट के ऊपर जो उसमें टेम्परेचर में चेंज आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा ना, मतलब कितना टेम्परेचर घट रहा है बार बार, वो कितना आएगा, वो प्रोपोर्शनल आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है अपने पास, थीटा है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, ठीक है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपके पास। और जो थीटा नोट है, थीटा नोट है वो क्या है, सराउंडिंग है, सराउंडिंग टेम्परेचर आपके पास, सराउंडिंग जो अवेलेबल आपके पास सराउंडिंग टेम्परेचर है। समझ रहे हो आप बात, जैसे ये चाय पड़ी है तो बाहर वाले का टेम्परेचर कितना होगा, थीटा नोट होगा, इसका किसी भी, इसका जो तापमान है वो थीटा है, ठीक है, और तापमान में चेंज हो रहा है वो आपके पास dt बटा dt हो रहा है। ओके, इसको जब आप सोल्व करोगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे न्यूमेरिकल के लिए, तो ये क्या आएगा, तापमान में चेंज कितना हो गया, मान लो पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया, या पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया, ये अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा, है ना, थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, ठीक है, तो जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटा टी, मतलब इतने समय में हुआ, तो ये क्या आएगा के, यहाँ क्या आ जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नोट, यहाँ पे अब जो थीटा आएगा ना, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वो कितना आएगा, वो उन दोनों का एवरेज आएगा। समझ रहे हो ना आप, क्या बोला, थीटा 1 से टेम्परेचर कितना हो गया, थीटा 2 हो गया, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटा टी बराबर के थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटा 2, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो एवरेज निकाल दो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बटा 2 माइनस क्या आ जाएगा, थीटा नोट। थीटा नोट क्या है अपने पास, जो अपने पास सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर है, ठीक है, ये अपने पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, इसके अंदर थीटा 1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल
टेम्परेचर, थीटा 2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, क्या है, फाइनल अपने पास टेम्परेचर है थीटा 2, ठीक है। थीटा नोट क्या हो गया, वो हो गया क्या बोलते सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। बाकी अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो ये अपने आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, एक दो पॉइंट और बचे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो करवा ही देता हूँ, सारा कहानी खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की, ये इसमें इतना कुछ बताने वाला है ही नहीं। बस ब्लैक बॉडी है एक छोटा सा टॉपिक, ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हर प्रकार के विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, समझ रहे हो ना। उसका अवशोषण गुणांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। कोई एक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो कि हर प्रकार के विकिरण को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। ये बनती कैसे है, जैसे मान लो कोई भी आपके पास होलो एक सफेद है काले रंग का, उसके अंदर छोटा छिद्र बना दिया, उसके अंदर कोई भी विकिरण जा रहा है और अब ये विकिरण बाहर नहीं निकल पा रहा, समझ रहे हो ना, उसके अंदर घूम रहा है, और विकिरण डालोगे अंदर घूमता रहेगा, तो ये सबको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। इसका अवशोषण गुणांक कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है, समझ गए आप। बस इसके अंदर इतना आपके पास काफ़ी है। और इसके बाद अपने पास आता है स्टीफन्स लॉ। क्या आता है, स्टीफन्स लॉ, एक आप देख सकते हैं स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ के अंदर स्टीफन लॉ, ये ब्लैक बॉडी के लिए आता है अपने पास, स्टीफन्स लॉ है ना, स्टीफन लॉ, स्टीफन नियम, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया तो इसको मैं थोड़ा सा साफ लिखूं, क्या लिख देता हूं, लो स्टीफन्स लॉ, स्टीफन नियम। स्टीफन नियम अपने को क्या कहता है, स्टीफन नियम कहता है कि कोई आपके पास बॉडी है, मान लो कोई स्फेयर है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो वो जो पावर जो रेडिएट करेगा, जो पावर वो रेडिएट करेगा वो अपने पास होता है ई ए सिग्मा टी की पावर 4, समझ रहे हो ना। कोई भी अपने पास जो गोला है, ब्लैक बॉडी है, वो पावर रेडिएट करेगा, वो कितना होता है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 होता है। यहाँ पे पी क्या हो गया, मैं बोल रहा हूं, ये आप लिख लीजिए, पी क्या हो गया अपने पास, जितनी पावर रेडिएट करेगा वो, ए क्या हो गया, इस वस्तु का एरिया, क्षेत्रफल हो गया। सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक, सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 5.67 गुणा 10 की घात -8 जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और केल्विन की पावर -4। टी क्या है, तापमान, ए क्या है इसका एरिया, और सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। ई क्या है अपने पास, ई है इमिसिविटी, क्या है, इमिसिविटी, ये आपको दी गई होगी, ठीक है। लगभग केस के अंदर आपको ये 1 लेनी होती है, ठीक है ना। इमिसिविटी क्या होती है कि वो कितनी चीज़ें इमिट कर पाएगा, ठीक है ना, कितनी चीज़ें इमिट कर पाएगा, वो अपने पास क्या कहलाती है, इमिसिविटी कहलाती है, ठीक है। अब देखो जो पी है इसको आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये क्या आ गया, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो अगर आपको एनर्जी निकालनी होगी, वो इतने समय के अंदर कितनी एनर्जी रेडिएट कर देगा, तो ये आ जाएगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4 गुणा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आपको अगर इंटेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो ये कितनी आ जाएगी, ई ए सिग्मा टी की पावर, ई सिग्मा टी की पावर 4। ये आप ध्यान रखना, अगर आपको पावर निकालनी है तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4, और ई निकालना है तो ई ए सिग्मा टी की पावर 4 इंटू टी, और जो अगर इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई बटा टी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा ई ए सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ छोटी छोटी चीज़ मैंने लिखी नहीं है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऊर्जा एकांक समय और एकांक क्षेत्रफल के लिए ये आप लिख लेंगे, है ना। एक इंटेंसिटी इसको क्या बोलते हैं, तीव्रता, छोटी छोटी चीज़ें आप लिख लेंगे, अगर मैं लिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम इसके अंदर चला जाएगा। अब बात करते हैं, मान लो हीट लॉस कितना होगा, ठीक है, पहले तापमान कितना था, T1 था, और बाद में तापमान कितना हो गया, T2 हो गया, तो इसके अंदर टोटल हीट लॉस कितना हुआ है। ये हीट लॉस क्या है, ऊष्मामीत परिवर्तन है, तो जो हीट लॉस डेल एच है वो कितना आएगा, ई ए सिग्मा अपने पास T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, क्योंकि बाकी चीज़ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा, T, जितना समय लगा है उतना, ओके। इसके बाद अपने पास आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपने पास, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ओके। वीन का जो विस्थापन नियम है
वो अपने को क्या कहता है, क्या समझाता है, ये देखो आप। वीन का विस्थापन नियम ये कहता है कि ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका आप अगर लैम्डा के साथ ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसके अंदर पीक मिलती है किसी टेम्परेचर के लिए, मान लो T1 के लिए ये अपने पास जो पीक थी ये थी λ1। अब आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अपने पास जो पीक थी ना वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लैम्डा के खिसक गया, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये T2 आ गया, ये पीक क्या आ गया आपके पास, λm2 आ गई। तापमान बढ़ाया नहीं है, तापमान आपने क्या किया, घटाया है, ये मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तीसरी बार अगर आप ऑब्जर्व करो, ये थोड़ा सा गलत बन गया, नियम समझाने के लिए आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ। तीसरा ग्राफ है अपने पास वो कुछ इस तरीके से आएगा, मान लो, ठीक है। ये अपने पास λm3 है और इसका तापमान था T3, ठीक है। ये नियम क्या कहता है, जब भी आप एनर्जी डेंसिटी और लैम्डा का ग्राफ बनाओगे ना तो इसके किसी भी, इस पे जो पीक मिलेगी, पीक मतलब इस विकिरण के इस तरंग दैर्ध्य वाले, पीक क्या कहती है, पीक कहती है इस तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण जो है वो क्या है, अधिकतम है। तो जो आपको, यही समझा देता हूं, जो आपको λm मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, हमेशा T के विपरीत मिलेगा, समझ रहे हो। मतलब जैसे जैसे आप लैम्डा में क्या बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए ना, आगे बढ़ते गए ना, तो ये टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। T3 सबसे कम और उससे थोड़ा क्या हो गया मार्कर को, T3 सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा T2 और उससे थोड़ा ज़्यादा T1। मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करोगे, कम करोगे, तो आपकी जो पीक होगी, जो पीक होगी ना वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को कम किया तो हायर वेवलेंथ की तरफ वो चली जाएगी, समझ गए आप। जैसे ही आप तापमान को कम करोगे तो आप हायर पीक की तरफ चले जाओगे। इसके अलावा जैसे ही आप तापमान को क्या करोगे, कम करोगे, तो इमिट होने वाली एनर्जी भी तो कम होगी। ये चीज तो आप सोचो, अगर तापमान को आपने कम कर दिया है ना, तो जो एनर्जी इमिट हो रही थी आप इसे देख लो क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी, है ना। तो तापमान कम करने से इमिट होने वाली एनर्जी गिर गई, इसी के साथ साथ तापमान आपने कम किया है ना, तो लैम्डा क्या होगी, बढ़ गई, λm बढ़ गया। λm क्या है, अधिक, ऐसी तरंग दे रही है जिसके विकिरण क्या है आपके पास अधिकतम है। ओके, इसको आप कैसे लिखते हो, ये अपने पास आता है λm इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट। जो कांस्टेंट है ये होता है बी, इसे कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वीन का नियतांक। इसका मान होता है 2.89 गुणा 10⁻³ मीटर केल्विन, ये इसका मात्रक होता है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास λm क्या है, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य, λm क्या है, वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जिसके सबसे ज्यादा विकिरण क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं। वो हमेशा टी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, λm का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देख लो टेम्परेचर क्या था, T1 का सबसे ज्यादा था, तो λm क्या थी, सबसे छोटी थी, तापमान घटाया, λm बढ़ती गई, ठीक है। ये आपके पास था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। इस तरीके से अपना जो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है। ओके, इस अगले लेक्चर के अंदर अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ट्राई करूंगा कि अगला जो इसका लेक्चर है वो अपने कल ही अपलोड कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ऐप भी लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, विंडोज ऐप आ चुका है, iOS ऐप आ चुका है, कोर्सेज भी वहाँ पे चल रहे हैं, टेस्ट ही चल रही है, और PGT प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, बाय।